गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सैम्पलिंग का जो चैप्टर था उसमें अनियमित प्रतिदर्श चयन की विधियां कर रहे हैं। अनियमित प्रतिदर्श चयन की जो विधियां हैं उनमें फर्स्ट विधि है लॉटरी विधि। इस विधि के अंतर्गत हम समूह की समस्त इकाइयों का नाम या अंक अलग अलग कागज के टुकड़ों पर लिख लेते हैं। इन कागज के टुकड़ों को एक पेटी के अंदर रखकर हिलाते हैं। इसके बाद हमें जितनी इकाइयां चुननी होती हैं उतने ही कागज के टुकड़े आंख बंद करके उठा लेते हैं। जिन जिन व्यक्तियों का इन टुकड़ों पर नाम होता है वे व्यक्ति चुने हुए सैंपल की इकाइयां कहलाती हैं। इस प्रकार से चुने हुए व्यक्ति हमारे सैंपल का निर्माण करते हैं। ये विधि अत्यंत सरल एवं उपयोगी होती है। उसके बाद सेकंड आता है टिपिट की अंक विधि। रैंडम सैंपल के सिलेक्शन के लिए संख्याओं की विशेष तालिका बनाई जाती है। टिपिट ने रैंडम सैम्पलिंग संख्याओं की एक तालिका का निर्माण किया है। ये तालिका रैंडम सैम्पलिंग क्रिया के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। इस तालिका में 41,600 अंक हैं तथा 10,400 अंकों वाली संख्याएं हैं। इस तालिका की संख्याओं के आधार पर रैंडम सैंपल की इकाइयों का सिलेक्शन करते हैं। टिपिट की प्रथम 40 नंबरों की एक सूची है जो इस प्रकार से है। जैसे उन्होंने 4 अंकों की एक सूची प्रस्तुत की है 295241672370। इस तरह से इन्होंने इस सूची का निर्माण किया है। जैसे यदि हमें किसी कक्षा के 200 छात्रों में से 20 छात्र ही सैंपल के रूप में चुनना है तो सबसे पहले हम इन 200 छात्रों के नाम की एक लिस्ट तैयार करेंगे। उसके बाद इस मेथड की अंकों वाली सूची का कोई सा भी एक पृष्ठ खोल लेंगे और प्रथम 20 अंक के अनुसार छात्रों का सिलेक्शन करेंगे। जैसे इन संख्याओं में प्रथम अंक है 2952 है तो हम छात्रों की सूची में 52वां छात्र चुन लेंगे। इसी तरह 6641 एक अंक है तो इसमें हम 41 नंबर का जो छात्र है उसको चुन लेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि यदि वही अंक दोबारा आता है जिस अंक का छात्र हमने पहले चुन लिया है तो उस अंक को छोड़ देते हैं। जब तक हमारे सैंपल की पहले से निर्धारित की हुई इकाइयां पूरी नहीं होती है तब तक हम टिपिट अंकों का देखना और छात्र सूची से छात्रों का चुनना जारी रखेंगे। ये विधि रैंडम सैंपल की चुनाव की एक श्रेष्ठ विधि है। सामाजिक विज्ञानों के अनुसंधानों में इसका प्रयोग किया जाता है। थर्ड विधि आती है निश्चित क्रम विधि। इस विधि के अंतर्गत हम संपूर्ण जनसंख्या की एक सूची बना लेते हैं और फिर निश्चित क्रमानुसार सैंपल इकाइयों का चुनाव कर लेते हैं। जैसे कक्षा के 100 छात्रों में से छात्रों की एक सूची बनाएंगे और फिर उसमें से प्रत्येक 10वें छात्र को अपने सैंपल के लिए चुन लेंगे। सूची या तो नाम के प्रथम अक्षर के अनुसार क्रम से बनाते हैं या उपलब्धि के अनुसार क्रम से बनाते हैं। यह भी रैंडम सैंपलिंग के चुनाव की श्रेष्ठ विधि है। उसके बाद आता है ग्रिड विधि। इस विधि में हम एक कागज या गत्ते के टुकड़े या कांच के ऊपर कुछ स्क्वायर खाने के निशान होते हैं। इन खानों वाले स्क्रीन को
सैंपल के नक्शे के ऊपर रखते हैं। जो जो अंक इन खानों के भीतर आते हैं उन्हें हम सैंपल के अंतर्गत रख लेते हैं। इस विधि का प्रयोग रैंडम सैम्पलिंग के चुनाव में कम किया जाता है। उसके बाद आता है कि रैंडम सैम्पलिंग सिलेक्शन में हमें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट है, जिस जनसंख्या से सैंपल का चुनाव करना है वह पूर्ण रूप से ज्ञात होनी चाहिए तथा जनसंख्या की सूची उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरा है, जनसंख्या की प्रत्येक इकाई के गुण लगभग समान होने चाहिए। और तीसरा है, प्रत्येक इकाई स्वतंत्र होनी चाहिए। चौथी सावधानी है, किसी एक इकाई के चयन का अन्य इकाइयों के चयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट है, चयन की हुई इकाइयों में से कोई इकाई न तो छूटनी चाहिए और न ही छूटी हुई इकाइयों की जगह अन्य कोई इकाई चयन करके रखनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, सैंपल जहाँ तक हो सके बायस एवं धारणाओं से मुक्त होना चाहिए। उसके बाद आता है इस विधि का महत्व। रैंडम सैंपल सिलेक्शन में बायस से मुक्त होना चाहिए। अनुसंधानकर्ता की इच्छा या उसकी पसंद का सैंपल के सिलेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, यह प्रतिनिधि सैंपल होता है क्योंकि किसी एक इकाई के चुनाव का किसी अन्य इकाई के चुनाव पर प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये विधि बहुत ही सरल है क्योंकि इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता को इस बात के लिए सोच विचार नहीं करना होता है कि कौन कौन सी इकाइयाँ सैंपल को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसकी त्रुटियों को सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इस सैंपल क्रिया का प्रयोग सब प्रकार के प्रयोगों, अनुसंधानों तथा संरक्षण के लिए उपयुक्त है। उसके बाद आता है रैंडम सैंपल की सीमाएं। संपूर्ण जनसंख्या की सूची तैयार करना बहुत ही कठिन है। दूसरा है, चांस पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चुनाव की हुई इकाइयां जनसंख्या के विस्तार एवं गुण के अनुसार दूर दूर तक व्यापक हो सकती हैं, जिससे संपर्क स्थापित करने में बहुत कठिनाइयां होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, यदि जनसंख्या समाज नीति न हो और प्रत्येक विषम जाति समूह की संख्या अलग अलग हो तो इस विधि द्वारा चुनाव किया हुआ सैंपल प्राय प्रतिनिधित्वकारी नहीं होता है। उसके बाद आता है वर्ग प्रतिदर्श सैंपल। हम रैंडम विधि द्वारा चयन किए हुए सैंपल को प्रतिनिधित्वकारी मान लेते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि चुने हुए सैंपल में अलग अलग विशेषकों वाले व्यक्तियों के अनुपात में एक मूल जनसंख्या के अलग अलग विशेषकों वाले व्यक्तियों के अनुपात में अंतर हो। इसलिए इस संभावना को समाप्त करने के लिए मूल जनसंख्या जिसमें प्रतिदर्श लेना है वो अलग अलग विशेषकों के आधार पर बांट कर लेता है और इन अलग अलग विशेषकों वालों को अलग अलग समूह में मान लेता है। जिस अनुपात में मूल जनसंख्या में इन विभिन्न वर्गों की संख्या है उसी अनुपात में हम अपने सैंपल में रैंडम मेथड से इकाइयाँ चुन लेते हैं। जैसे 100 छात्र हैं तथा 20% सैंपल लेना है। 100 छात्रों में लड़के और लड़कियां भी हैं, अलग दोनों की संख्या अलग अलग ज्ञात है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि लड़के या तथा लड़कियों को उनकी अनुपात अनुसार लेने से हमारे सैंपल की त्रुटियां दूर हो जाएंगी। इसलिए पहले हम बुद्धि लब्धि या अन्य गुणों को मानकर संपूर्ण जाति को अलग अलग वर्गों में बांट लेते हैं। इसके बाद समूह में प्रत्येक गुण का क्या अनुपात है ये मालूम कर लेते हैं। तब अपने सैंपल में भी प्रत्येक वर्ग में से अनियमित विधि द्वारा उसी अनुपात में इकाइयों का चुनाव कर लेते हैं।
उसके बाद आता है इस विधि का महत्व। वर्गबद्ध प्रतिचयन में अनुसंधानकर्ता चुनाव की हुई इकाइयों में अधिक विश्वास कर सकता है और उसका अपने सैंपल पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। रैंडम सैंपल में प्रत्येक इकाई के चयन की समान संभावना रहती है, लेकिन फिर भी कभी कभी बहुत ही महत्वपूर्ण इकाइयां चुनने से रह जाती है। लेकिन वर्ग प्रतिदर्श में इस बात की बहुत कम संभावना रहती है। दूसरा पॉइंट आता है, चयन किया हुआ सैंपल अधिक प्रतिनिधित्वकारी होता है, इसलिए छोटे प्रतिदर्श से भी अधिक शुद्ध, सत्य तथा विश्वसनीय परिणाम ज्ञात किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि चयन की हुई इकाइयों में से कुछ इकाइयों से किसी कारणवश संबंध स्थापित न हो सके तो उनकी जगह अन्य इकाइयों को सरलतापूर्वक चुना जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, वर्गबद्ध प्रतिदर्श की सीमाएं। अनुचित वर्गीकरण हो जाने की अधिक संभावना रहती है, इसलिए वर्गबद्ध प्रतिदर्श को पक्षपात तथा बायस मुक्त नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट है, किसी सैंपल को प्रतिनिधित्वकारी होने के लिए समानुपाती होना चाहिए। प्रतिदर्श की अनियमित विधि से सैंपल को समानुपाती बनाने के लिए प्रयत्न नहीं करने पड़ते, स्वतः ही प्रतिचयन समानुपातिक हो जाता है। प्रयत्न करने से समानुपातिक के दोष उत्पन्न होने की अधिक संभावना रहती है। नेक्स्ट है, कभी कभी ये निश्चित करना कठिन हो जाता है कि कौन कौन सी इकाइयों को किस किस समूह में रखा जाए। नेक्स्ट है, किसी विशेषक की अधिकता एवं न्यूनता जिसको वर्ग बनाते समय